हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं हम आप सभी का एक बार फिर से हमारे नर्सिंग चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है ना। और ये क्वेश्चन पूछता भी है तो 10 नंबर या 15 नंबर में। तो इसका जो हेडिंग है मेंटल मैकेनिज्म है ना, यानी कि आपका मानसिक कार्य प्रणाली। तो देख सकते हैं इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन द मेंटल मैकेनिज्म। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, है ना। यानी कि मेंटल मैकेनिज्म के आपका कितने प्रकार होते हैं और सबको विस्तार से वर्णन करना है। ये आपका मध्य प्रदेश में खासकर 2012 में, 2013, 15 और 2021 में पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे। तो कह रहा है इसमें कि अ मेंटल मैकेनिज्म इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है दैट हेल्प्स मैनेज थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स एंड इट्स ऑल्सो हैंडल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपको मदद करता है अपने विचारों को, भावनाओं को और अपने अपने व्यवहारों को मैनेज करने में, है ना। और साथ ही यह आपको तनाव को हैंडल करने में, या फिर आपको एंजाइटी अवसाद है ना, या किसी तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आंतरिक द्वंद्व है आपको। कई बार आप फंसते हैं जैसे कि ये करे या ये ना करे, ये काम करना सही रहेगा ना करना सही रहेगा। तो ये सब आपका क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना। इसे अंतर्द्वंद भी कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में जो साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी जो सिलेबस है आपका, उसमें ये सब इन्वॉल्व है ना। आपका वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे ही यूज होता है। और फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो वहाँ पे खैर शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि दिस मैकेनिज्म कैन इंक्लूड डिफेंस मैकेनिज्म लाइक डिप्रेशन एंड डिनाइल, ठीक है। यानी कि इस मैकेनिज्म में आपका डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक प्रणाली को शामिल किया जाता है एंड कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक परसेप्शन एंड मेमोरी। तो जैसे कि यहाँ पे डिनाइल मतलब इनकार करना हो गया, या फिर आपका आ जाता है रिग्रेशन। तो इसका मतलब होता है दमन करना। एंड इसी तरह से आपका आता है इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस, है ना, जैसे कि परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली मेंटल मैकेनिज्म का डेफिनेशन। चलिए तो हम अपना जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था राइट द टाइप्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। तो ऐसे तो मेंटल मैकेनिज्म को 4-5 सेक्शन में काफ़ी डिवाइड किया गया है, बट हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन रूप से जो 2 मैकेनिज्म हैं उनको देखेंगे और डिटेल से जानेंगे। जिसमें पहला आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म एंड दूसरा आपका कॉग्निटिव मैकेनिज्म। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है आपका रिप्रेशन। तो रिप्रेशन को अगर हम लोग हिंदी में कहें सिंपल भाषा में तो दमन करना हो जाता है। तो जैसे कि कहते हैं कि दिस इज when you unconsciously pushing painful or unwanted memory out of mind, you don't think about them and even though they still affect you। यानी कि डिप्रेशन वैसा आपका मैकेनिज्म है जिसमें आप अपने मन में जो कह लीजिए कि वैसे विचार हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं अंदर ही अंदर, तो उन विचारों को दमन करना ही आपका डिप्रेशन कहलाता है। ये आपको क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है ना। आप उसे ज़बरदस्ती अपने कुछ मेमोरी को होता है कि आप दबाने की कोशिश करते हैं, आप उसे याद करना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी वो आपको हर्ट करता है ना। यानी कि यू डोंट थिंक अबाउट देम, आप उसके बारे में सोचा नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, इवन दो दे स्टिल अफेक्ट यू, है ना। यानी कि फिर भी वो आपको प्रभावित करता है। इसका अगर सीधा सा एग्जाम्पल देख लें कि फॉरगेटिंग ए ट्रॉमेटिक इवेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि आप अपने बचपन की कोई कह लीजिए कि डरावनी घटना को याद करके सहम जाते हैं ना। आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका लाइफ में कोई ना कोई डरावनी घटना पहले लाइफ में घटी होगी, आप लोग उसे याद करना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी अब आपको दिमाग में आ जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमें ये सब नहीं सोचना है ना। तो उस विचार को आप हटाने की कोशिश करते हैं, दमन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन। ये आपका हो गया डिफेंस मैकेनिज्म का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो ये हो गया आपका डिनाइल, यानी कि मना करना। करेक्ट, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी बिकॉज इट इज़ टू पेनफुल एंड एक्टिंग लाइक समथिंग इज़ नॉट ट्रू इवन इफ़ इट इज। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि वास्तविकता को स्वीकार करने से मना कर देना, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं
कह लीजिए कि हाँ वो हम या आप में ही कहीं मौजूद होते हैं जो सच्चाई को स्वीकार करना नहीं पसंद करते हैं। वो जो चाहते हैं उनके लिए वही सही होता है। वो सच्चाई इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि सच्चाई से उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। तो इस चीज़ को डिनायल कहा जाता है ना। वे इस तरह के एक्ट करते हैं जैसे कि कुछ सही है ही नहीं, है ना, जबकि वो सही होता है। तो इस सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो ये आपका जो मैकेनिज्म होता है इसे हम लोग डिनायल कहते हैं। अगर से एग्जांपल देख लें तो नॉट एक्सेप्टिंग अ सीरियस हेल्थ डायग्नोसिस, यानी कि कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, जैसे कि आपने उसे डायग्नोस किया उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चला कि इसे कोई गंभीर बीमारी है, जस्ट लाइक कैंसर हो गया या कोई हार्ट की बीमारी है, तो आप पेशेंट का बताओगे तो फिर वो इस तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमें इस तरह की बीमारी नहीं होगी, बट जबकि वो वास्तव में वो बीमारी होती है ना। तो यही होता है आपका डिनायल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रोजेक्शन। तो कह रहे हैं कि ब्लेमिंग योर ऑन फीलिंग्स और फॉल्ट्स ऑन समवन एल्स, यानी कि अपनी गलतियों को, अपने अनुभवों को दूसरे के ऊपर थोपना, है ना, यानी कि गलती आपने करी है बट वो आप उसे दूसरे के ऊपर कह लीजिए कि थोपेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें सबसे पहले जैसे कि मान लिया जाए कि आप अपने किसी कोवर्कर के साथ एक जगह काम करते हैं, है ना, तो आपकी किन्हीं आपका कोई गलत बिहेव हो या आपकी किन्हीं गलतियों की वजह से जो आपका कोवर्कर है वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता है, बट आप किसी तीसरे इंसान को इस तरह से बताते हैं जैसे कि आप उस कोवर्कर के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है डिफेंस मैकेनिज्म में, तो आप इसे थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है कि इसमें कि टेकिंग आउट योर फीलिंग्स ऑन समवन और समथिंग लेस थ्रेटिंग देन द रियल सोर्स, है ना, यानी कि अपनी अनुभवों को, अपने व्यवहार को वैसे सिचुएशन में बाहर लाना जो रियल सोर्स के मुताबिक थोड़ी सी कम डरावनी हो, थोड़ा सा कम ख़तरनाक हो। जैसे कि येलिंग एट फ्रेंड बिकॉज यू आर एंग्री एट योर बॉस। हमने यहाँ पे एग्जांपल इसलिए डाला क्योंकि बिना एग्जांपल के ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म का जो टाइप से वो आपको समझ नहीं आने वाला, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या एग्जांपल कर रहा है कि येलिंग एट फ्रेंड बिकॉज यू आर एंग्री एट योर बॉस, है ना, यानी कि येलिंग का मतलब होता है अपने दोस्त पर चिल्लाना। तो जैसे कि आपका बॉस एंग्री था, गुस्से में था, है ना, तो आप अपने बॉस पर ना चिल्लाकर अपने दोस्त पर चिल्ला दिए, क्योंकि रियल सोर्स का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि अगर आप अपने बॉस पर चिल्लाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी डेंजर साबित होगा, आपको हो सकता है काम से निकाल दिया जाए। तो आप क्या किए, मतलब रियल सिचुएशन से बच करके आप अपने दोस्त पर चिल्ला दिए। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर एक और एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे कि आपने ऑफिस में अच्छा सा काम नहीं किया, है ना, या कोई काम आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, अब आपने घर आकर के अपने सिबलिंग्स पे या फिर अपने किसी रिलेटिव पर उसे डांट दिए, उस पर चिल्ला दिए, तो ये भी एक तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, मतलब किसी और का गुस्सा आपने किसी और पे निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका रेशनलाइजेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि मेकिंग एक्सक्यूज टू जस्टिफाई बैड बिहेवियर्स और फीलिंग दैट्स मेक यू अनकम्फर्टेबल, यानी कि अपने बुरे व्यवहार के लिए खुद को जस्टिफाई करने लग जाना। जैसे आपने कुछ गलत किया है बट आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की बजाय आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लगे कि नहीं इस वजह से ऐसा हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया ये वो। तो ये आपका होता है रेशनलाइजेशन का मतलब डेफिनेशन। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात कर लें रेशनलाइजेशन का, तो कह रहे हैं कि सेइंग यू फेल्ड एट टेस्ट बिकॉज द क्वेश्चन वेयर अनफेयर नॉट बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी। मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि आप एक टेस्ट दिए, वहाँ पर आप फेल कर गए, तो सामने वाला कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप फेल कर गए, तो आप ये उस व्यक्ति को ये नहीं कह रहे कि हमने नहीं पढ़ाई की इसलिए हम फेल कर गए, आप सीधा एक्सक्यूज़ देने लग गए कि नहीं हम तो पढ़ाई किए थे बट जो क्वेश्चन था वही आपका अनफेयर था, वो क्वेश्चन ही सही नहीं था। तो ये चीज़ आपका गलत होता है। हाँ होता है कभी कभी क्वेश्चन अनफेयर होता है बट हमेशा नहीं, कभी कभी बस वो आपका रेयर सिचुएशन हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं, तो ये आपका हो गया एक्सक्यूज़ का। ठीक है, तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया रेशनलाइजेशन तक। अब छठे पॉइंट की बात कर लें सब्लिमेशन का।
तो कह रहा है इसमें कि डाइवर्ट नेगेटिव और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, यानी कि जो आपका आवेग है, मतलब जो नकारात्मक और अस्वीकार आपका आवेश है, गुस्सा है, आप इसे सिंपल गुस्सा में समझ सकते हैं, तो उसे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लेना ही आपका सब्लिमेशन हो गया। आप उसे डाइवर्ट कर लिए। एग्जांपल की बात करें तो चैनलिंग एग्रेसिव इम्पल्सेस इनटू स्पोर्ट्स, या यहाँ पे चैनलिंग का भी वही मतलब होता है कि ट्रांसफ़र कर लेना। तो आपने जैसे कि आप एग्रेसिव हैं, इस वक्त आक्रामक हैं, आक्रामक आपका आवेग है, तो आप क्या कर लिए, आप किसी और पर न चिल्ला करके या किसी व्यक्ति से हाथापाई करने के बजाय आप किसी स्पोर्ट्स में लग गए, अपने आप को डाइवर्ट कर लिए, किसी म्यूज़िक में या किसी गेम में इन्वॉल्व कर लिए। तो क्या हो गया, आपका जो आपका माइंड था वो डाइवर्ट हो गया, आपका गुस्सा था फिर वो शांत हो जाएगा। तो यही हो गया आपका सब्लिमेशन। जो आपकी नकारात्मक जो सिचुएशन थी उसे आपने सकारात्मक में यूज़ कर लिया, आप स्टडी करने लग गए या म्यूज़िक सुन लिए या फिर गेम खेलने लग गए, तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन। ठीक है, अब आपका जो 7वां पॉइंट आता है रिग्रेशन। तो कह रहे हैं कि इन दिस मैकेनिज्म, है ना, यानी कि इस प्रणाली में आपको पीपल सीम टू रिटर्न एंड अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज, इट कैन बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। यानी कि इस मैकेनिज्म में व्यक्ति अपने एक कह लीजिए कि अर्लियर डेवलपमेंट के स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पे वो वैसा होता नहीं है, लेकिन बट किसी न किसी वजह से वो काम कर देता है जो गलत होता है। और ये होता है आपका मेन रूप से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, है ना। तनाव में आप ऐसा करना तो नहीं चाहते हैं बट कर जाते हैं गलती से। अगर आप किसी को कुछ बोलना तो नहीं चाहते हैं बट चूँकि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपके मुँह से निकल जाता है, तो ये आपका होता है रिग्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल देख लें, तो अ ड्राइवर स्टक इन ए ट्रैफिक, है ना, यानी कि कोई ड्राइवर है जो ट्रैफिक में फंस गया है, मे गेट एंग्री एंड थ्रो टेंट्रम। और यहाँ पे जो टेंट्रम वर्ड है इसका मतलब है कि आपे से मार करके अपना गुस्सा किसी व्यक्ति पे निकाल देना, है ना। तो जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है, सॉरी एक ड्राइवर जो ट्रैफिक में फंस चुका है, तो क्या कर रहा है वो, हो सकता है वो जल्दी में तो वो अपना गुस्सा चिल्लाने लगता है ना, अपना गुस्सा किसी और पे बेवजह में निकाल देता है। इवन दो ही डज नॉट यूजुअली बिहेव दैट वे, है ना, यद्यपि वो ऐसा समान रूप से व्यवहार नहीं करता है, बट फिर भी वो उसने क्या किया, स्ट्रेस में आकर के वो रिग्रेशन उसका एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिग्रेशन। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि बिहेविंग इन ए वे दैट अपोजिट टू योर ट्रू फीलिंग टू हाइड देम, है ना, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका फीलिंग है ना, यानी कि जो आपकी जो करंट सिचुएशन होती है, जो आपकी रियल सिचुएशन होती है, उसके ठीक अपोजिट बिहेव करना ही आपका रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि आपने वो प्रतिक्रिया खुद बनाई है जानबूझ करके, है ना, वो आपका रियल नहीं है, आपने खुद एक नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी एक छवि बना ली है ताकि जो आप रियल सिचुएशन में वैसा लोगों को आप ना दिखाएं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि ट्रीटिंग समवन यू डिसलाइक इन एन ओवरली फ्रेंडली मैनर, यानी कि आप किसी को नापसंद करते हैं, या अगर आप कोई दोस्त है या कोई कलीग है, आप उससे अंदर ही अंदर नापसंद करते हैं, बट आप उसके सामने क्या दिखा रहे हो कि नहीं हम कॉमन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे ओवर फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हो, मतलब ओवर ज़्यादा दोस्ती से आप उससे दिखा रहे हो जैसे कि सब कुछ सही है ना। तो ये आपका होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, एक झूठी छवि का निर्माण कर लेना किसी के प्रति, जैसे कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जिससे आप लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हो। तो ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉग्निटिव मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो रक्षात्मक प्रणाली आपने देख लिया, जैसे इसमें क्या था, लगभग सारे पॉइंट्स में किसी न किसी तरह से खुद को बचाव था इसमें, चाहे वो एक्सक्यूज़ दे करके हो या फिर डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि किसी और का गुस्सा आपने किसी और पर निकाल दिया, मतलब किसी न किसी तरह से खुद को बचाना हो गया, या फिर चाहे वो अपने विचारों को दबा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, या फिर कोई और ही वजह क्यों ना हो। तो ये था आपका डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉग्निटिव मैकेनिज्म। तो सेम यहाँ भी 6 या 7 पॉइंट है आपका। तो कह रहा है आपका परसेप्शन, इसमें कह रहा है कि हाउ यू अंडरस्टैंड और मेक सेंस व्हाट यू सी हियर एंड एक्सपीरियंस। यह डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हो, कैसे सुनते हो एंड कैसा महसूस करते हो, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लिया जाए कि सीइंग अ शैडो एंड अंडरस्टैंड इट एज अ पर्सन, जैसे कि आपने
कहीं पर परछाई देखें, है ना, तो आप क्या किया, आपने व्यक्ति को तो नहीं देखा बट आपने समझ गया कि वो वहाँ पर कोई व्यक्ति है। जाहिर सी बात है आप किसी जानवर की परछाई तो देखिएगा नहीं, है ना। तो जैसे कि आपने एक व्यक्ति की परछाई देखी या एक आपने छाया देखा, तो आपने ये समझा वहाँ पे व्यक्ति है, आपने कह दिया किसी से कि देखो वहाँ पे एक और पर्सन वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि आपने उसकी शैडो देख ली। तो ये क्या था आपका परसेप्शन, आपने रियल में इंसान को तो नहीं देखा बट आपने छाया देख के ये अनुमान लगा लिया कि वो इंसान है, कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा है ना। तो यही आपका परसेप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि मेमोरी, तो कह रहा है कि स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपने इकट्ठा किया हो या इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन को दोबारा याद करना हो, आपका मेमोरी कहलाता है। ये आपने डेफिनेशन में देखा होगा साइकेट्रिक नर्सिंग में या फिर आपका साइकोलॉजी में भी इसका मेमोरी का डेफिनेशन रहता है। मेमोरी हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ये सब टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में रहते हैं। कह रहे हैं इसमें कि रिमेंबरिंग अ फ्रेंड्स फ़ोन नंबर, यानी कि किसी दोस्त की मोबाइल नंबर को याद करना। जैसे कि आप कहीं बैठे हुए आपको फ़ोन लगाना हो तो आप आँखों में सोचने लग जाते हो कि अच्छा इसका क्या नंबर था, है ना। तो ये होता है आपका मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका अटेंशन, तो कह रहे हैं कि फोकसिंग ऑन सर्टन थिंग्स वाइल इग्नोरिंग अदर, है ना, यानी कि किसी विशेष एक जगह पर किसी विशेष चीज़ पर अपना फोकस करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना ही आपका अटेंशन कहलाता है। जैसे कि कंसंट्रेटिंग ऑन ए बुक वाइल ट्यूनिंग आउट बैकग्राउंड नॉइज, है ना, यानी कि जो आपके आसपास जो शोर शराबे हो रहे हैं उसे आप इग्नोर कर दे रहे हैं, है ना, उससे छोड़ करके आप अपनी बुक्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया अटेंशन पे करना, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कह रहा है इसमें फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, यानी कि कठिन समस्याओं से खुद को मुक्त करना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। आप किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हो, ये सब आपको कह रहा है कि आपके कॉग्निटिव मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। फिर इसमें कह रहा है एग्जाम्पल है आपका फिगरिंग आउट हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन अप्लायंस, जैसे कि आपसे कोई गलती से कोई चीज़ टूट जाती है तो आप तुरंत सोचने लग जाते हो इसे हम सही कैसे करें, है ना, ताकि हम डांट खाने से बच जाएं, या फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी आप लोग क्या करते हैं कि ब्रोकन अप्लायंस टूटी हुई चीज़ों को क्या करते हैं उसे सही करते हैं। आप किस तरह से आप उसे सही करते हैं, जोड़ते हैं या फिर आप कोई और तरीका अपनाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कॉग्निटिव मैकेनिज्म पर कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग, तो कह रहा है इसमें चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस और एक्शन, यानी कि अलग अलग ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना। जैसे कि डिसाइडिंग व्हाट टू हैव फॉर डिनर, आपको क्या खाना है आज डिनर में, तो इसका डिसाइड कर लेना, है ना। जैसे कि रहता है आपको कभी कभी ऑप्शन मिलता है कि आपको पास 2-3 ऑप्शन होता है खाने के लिए, बट उसमें से चूज़ करना होता है आपको कोई एक ही। तो यह हो गया आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब आपको ANM करना था कि GNM करना था कि BSc नर्सिंग करना था, वो डिपेंड करता है आप पर आपने क्या चूज किया, है ना। तो इस तरह से ये सब चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लर्निंग, तो कह रहे हैं इसमें गेनिंग न्यू नॉलेज और स्किल, है ना, यानी कि नई नॉलेज को और स्किल्स को हासिल करना ही आपका लर्निंग कहलाता है, न्यू चीज़ों को सीखना, है ना। तो कह जैसे इसमें एग्जांपल है तो लर्निंग टू राइड अ बाइक, और आपने बाइक चलाना सीखा या आपने कोई 4 व्हीलर चलाना सीखा, तो ये क्या है आपका, ये सब लर्निंग का एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, हमने इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको ये पता चल सके कि मेंटल मैकेनिज्म को पढ़ना क्यों जरूरी है। कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग दीज मेंटल मैकेनिज्म, है ना, यानी कि ये सब मेंटल मैकेनिज्म को समझना कैन हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज हाउ यू एंड अदर्स कोप विथ स्ट्रेस एंड मेक डिसीजन एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, है ना। यानी कि मेंटल मैकेनिज्म मानसिक प्रणाली को समझ करके आप उसे उसके बारे में जान करके आप ऐसा मतलब आप जान सकते हो कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस का सामना करते हो। कोप विथ स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस या तनाव का सामना करना। मेक डिसीजन, आप कैसे किसी चीज़ के फैसले लेते हो। एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आप किसी संसार से आप खुद को किस तरह से जोड़ पाते हो, खुद को किस तरह से कनेक्ट कर पाते हो। ये इस तरह का अवेयरनेस अगर आप में आती है तो आप अपने पर्सनैलिटी को और सुधार सकते हो, जो एक नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक क्वालिटीज ऑफ नर्सिंग में आपकी पर्सनैलिटी पर भी फोकस किया जाता है कि आप खुद से खुद का पर्सनैलिटी कैसा मेंटेन करते हो। ये एक नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है बट कोई नहीं, चूँकि टॉपिक कवर करना इम्पॉर्टेंट था तो हमने कवर किया।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।